प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहां प्रकाशित हुई थी? यह हुई थी सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। प्रश्न संख्या 53 की थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कुछ इस तरह है। किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इंदुमती हिंदी भाषा में लिखी गई प्रथम कहानी थी। इसके पश्चात 1903 ईस्वी में पंडित रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय तथा 1907 ईस्वी में बंग महिला की दुलाई वाली नामक कहानियों का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ। प्रश्न संख्या 54 देख लेते हैं। निम्नांकित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? ये है दूसरी परंपरा की खोज। प्रश्न संख्या 54 की थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। आधुनिक आलोचना के क्षेत्र में डॉक्टर नामवर सिंह मार्क्सवाद के समर्थक होते हुए भी डॉक्टर रामविलास शर्मा की तरह के आलोचक नहीं हैं। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह की प्रमुख आलोचनात्मक कीर्तियां दूसरी परंपरा की खोज, कहानी और नई कहानी, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, इतिहास और आलोचना तथा आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति। संख्या 55 देख लेते हैं। व्यम रक्षा में है, यह है उपन्यास। ये क्या है? उपन्यास। प्रश्न संख्या 55 की थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। व्यम रक्षा में वैशाली की नगरवधु, सोमनाथ, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी और नरमेध, अपराजिता, ढहती हुई दीवार आदि चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। प्रश्न संख्या 56 देख लेते हैं। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं। यह सुरेंद्र वर्मा। प्रश्न संख्या 56 की थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। मुझे चांद चाहिए तथा अंधेरे से परे सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास हैं। अंधेरे से परे और मुझे चांद चाहिए, कब तक पुकारूं और मुर्दों का टीला, राह ना रुकी, चीवार और घरौंदे, अंधेरे के जुगनू, हुजूर काका, आखिरी आवाज, मेरी बहु बाधा हरो, बंदूक और बीन देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई आदि रांगे राघव के उपन्यास हैं। यहां से इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोपी शुक्ला के लेखक हैं, यह राही मासूम रजा। प्रश्न संख्या 57 की थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। टोपी शुक्ला आधा गांव, ओस की बूंद, सीन 75, दिल एक सादा कागज, राही मासूम रजा द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। अंधेरे बंद कमरे में, न आने वाला कल तथा अंतराल मोहन राकेश के हैं और राग दरबारी, आदमी का जहर, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत, पहला पड़ाव, मकान 76, ये किसके हैं? श्रीलाल शुक्ल के। महाभोज और आपका बंटी मन्नू भंडारी के उपन्यास हैं। प्रश्न संख्या 58 देख लेते हैं। अरुण में यह मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कीर्ति में है? यह है चंद्रगुप्त में। किसमें? चंद्रगुप्त में। उक्त पंक्ति जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक से उद्धृत है। उक्त कथन चंद्रगुप्त नाटक की प्रमुख पात्र कर्नेलिया का है। किसका? ये कर्नेलिया का। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अमिताभ किस आलोचक का है? यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। व्याख्या देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी आलोचनात्मक पुस्तक कबीर में संत कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। प्रश्न संख्या 60 देख लेते हैं। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास है रंगभूमि। रंगभूमि उपन्यास का पात्र है सूरदास। प्रश्न संख्या 60 की जो है व्याख्या देख लेते हैं। सूरदास 1925 में लिखे गए प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का पात्र है। महात्मा गांधी के आदेशों पर चलने वाला सूरदास उपन्यास में त्याग, प्रेम और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत करता है। रंगभूमि गोदान के पूर्व प्रेमचंद द्वारा लिखा गया सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। प्रेमचंद के अंतिम उपन्यास गोदान का प्रमुख पात्र होरी है। प्रश्न संख्या 61 देख लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? यह कला और संस्कृति का। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी।
राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखे गए गेहूं और गुलाब में गेहूं शब्द भूख का तथा गुलाब शब्द कला एवं संस्कृति का प्रतीक है। संख्या 62 देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन कथाकार नहीं है? कौन नहीं है? निर्मला जैन जो है कथाकार नहीं है। प्रश्न संख्या 62 की व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर निर्मला जैन कथाकार ना होकर हिंदी की प्रसिद्ध आलोचक हैं। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी निर्मला जैन के आलोचना ग्रंथ हैं। मृणाल पांडे पंढरपुर पुराण तथा विरुद्ध नामक उपन्यासों की लेखिका हैं। प्रेम कहानी, एक पति के नोट्स आदि ममता कालिया के उपन्यास हैं। यारों के यार, मित्रों मर जानी, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, एक लकड़ी डार से बिछुड़ी आदि कृष्ण सोपती द्वारा लिखित उपन्यास हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 63। हानूश नाटक के रचनाकार हैं। इसके रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी। प्रश्न संख्या 63 की व्याख्या देख लेते हैं। हानूश कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी के नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस मोहन राकेश के द्वारा लिखे गए नाटक हैं। देवयानी का कहना तथा तीसरा हाथी रमेश बख्शी के नाटक हैं। प्रश्न संख्या 64 देख लेते हैं। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? ये की गई है सूर, तुलसी, जायसी, 3 की कही गई है। प्रश्न संख्या 64 का जो है थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। प्रसिद्ध हिंदी आलोचक एवं निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई त्रिवेणी में भक्ति काल के 3 प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास एवं संत शिरोमणि तुलसीदास की रचनाओं की समीक्षा की गई है। ज्ञातव्य है कि आचार्य शुक्ल ने संत कबीर की वाणी को काव्य की श्रेणी में न मानते हुए उसकी समीक्षा नहीं की। वस्तुतः कबीर को भक्ति काल के हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कबीर नामक समीक्षा पुस्तक लिखने के बाद मिला। प्रश्न संख्या 65 देख लेते हैं। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं। यह कमलेश्वर। प्रश्न संख्या 65 की थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। राजा निर्वंशिया तलाश, बयान, नीली झील तथा मांस का दरिया हिंदी में नई कहानी एवं समांतर कहानी के सूत्रधार कमलेश्वर द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। हरिशंकर परसाई हिंदी के हास्य व्यंग प्रधान निबंधकार हैं। रविंद्र कालिया हिंदी के समकालीन उपन्यासकार हैं। प्रश्न संख्या 66 देख लेते हैं। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं। निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई। प्रश्न संख्या 66 की व्याख्या देख लेते हैं। निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखे गए हास्य व्यंग निबंधों का संग्रह है। हास्य एवं व्यंग लेखक हरिशंकर परसाई के अन्य निबंध पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, तब की बात और थी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सुनो भाई साधो, जैसे उनके दिन फिरे आदि हैं। प्रश्न संख्या 67 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ये कौन सा नहीं है? करबला। ये किसका है? मुंशी प्रेमचंद्र का। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। करबला कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र को क्या कहा जाता है? कथा सम्राट द्वारा लिखित नाटक है। जयशंकर प्रसाद ने निम्नलिखित 7 ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। कितने? 7 ऐतिहासिक। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, आजाद शत्रु, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ। अब कुछ प्रश्न है। हिंदी की लघु विधाओं का विकासात्मक परिचय जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य एवं व्यंग से। अब ये 68 है क्वेश्चन नंबर। अरे आयावार रहेगा याद किस विधा की रचना है? ये क्या है? यात्रा साहित्य। प्रश्न संख्या 68 की थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कुछ इस तरह है। अरे आयावार रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली एवं बहता पानी निर्मल, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञे द्वारा लिखे गए यात्रा ग्रंथ हैं। किसी लेखक द्वारा अपनी किसी यात्रा की कलात्मक एवं साहित्यिक प्रस्तुति को यात्रा कहते हैं। प्रश्न संख्या 69 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? ये कौन सा नहीं है? मंटो मेरा दुश्मन। ये किसका है? मंटो मेरा दुश्मन। रेखाएं और चित्र ज्यादा अपनी कम पराई उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लिखे गए रेखा चित्र हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए रेखा चित्र हैं। प्रश्न संख्या 70 देख लेते हैं।
सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी है? आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन की। आवारा मसीहा, ये जीवनी है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की। तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, ये यात्रा साहित्य है। और मेरा परिवार महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। व्याख्या देख लेते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं प्रेम और मस्ती के कवि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा बंगला उपन्यासकार शरद चंद्र की लिखी गई जीवनी है। तंत्रलोक से मंत्रलोक तक तथा अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्त हैं। मेरा परिवार अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और महादेवी वर्मा के द्वारा लिखे गए रेखा चित्र हैं। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। यशपाल की आत्मकथा है। यशपाल की आत्मकथा कौन सी है? सिंहावलोकन। प्रश्न संख्या 71 की व्याख्या देख लेते हैं। सिंहावलोकन यशपाल द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। कथाकार यशपाल की यह आत्मकथा 3 खंडों में क्रम से 1951, 1952, 1955 में प्रकाशित हुई। नीड़ का निर्माण फिर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की है। मेरा जीवन पिरवा वियोगी हरि की है तथा मेरी जीवन यात्रा राहुल संकृत्यायन की आत्मकथाएं हैं। प्रश्न संख्या 72 देख लेते हैं। नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? ये थे भैरव प्रसाद गुप्त। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। नई कहानी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1055 नहीं 1955 में इलाहाबाद से प्रारंभ हुआ। इसके संपादक कौन थे? भैरव प्रसाद गुप्त थे। नई कविता की तर्ज पर प्रकाशित हुई नई कहानियों में जीवन के यथार्थ को ईमानदारी के साथ चित्रित किया गया। कमलेश्वर की राजा निर्वंशियां, तलाश, बयान और राजेंद्र यादव की टूटना, मोहन राकेश की अपरिचित, मिसपाल मंडू भंडारी की यही सच है, उषा प्रियवंता की छुट्टी का दिन तथा अमरकांत की जिंदगी और जोंक प्रमुख नई कहानियां हैं। आगे देखते हैं। काव्य शास्त्र, अवयव, भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, समास एवं शक्तियां। प्रश्न संख्या है 73। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बडलोलट उत्पत्तिवाद बिल्कुल सही, शंकुक अनुमतिवाद बिल्कुल सही, आचार्य मम्मट का भुक्तिवाद नहीं और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। तो प्रश्न संख्या 73 का जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ये गलत है। प्रश्न संख्या 73 की थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य भरत मुनि के प्रसिद्ध रस सूत्र के संदर्भ में भुक्तिवाद या भोगवाद के मत के प्रतिपादक भट्टनायक हैं और आचार्य मम्मट नहीं। बडलोलट में उत्पत्तिवाद या आरोपवाद का, आचार्य भट्ट शंकुक ने अनुमितिवाद का तथा आचार्य अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद के मत का प्रतिपादन किया है। प्रश्न संख्या 74 देख लेते हैं। जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में है द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 74 की व्याख्या देख लेते हैं। जय पराजय माता पिता, गाय बैल, राम कृष्ण, बेटा बेटी आदि में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा अलग अलग अपना अपना अस्तित्व भी रखते हैं। दोनों पदों के बीच लगे हाइफन में और शब्द छिपा रहता है। अवयवी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है तथा सामाजिक पद अवयव होता है। द्विगु समास संख्यावाची शब्दों में होता है जबकि बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है। वीर रस है, श्रृंगार रस है या करुण रस है या शांत रस है? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है किरातार्जुनीयम में वीर रस की प्रधानता है। अब थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। भारवी द्वारा रचित महाकाव्य किरातार्जुनीयम के कुल 18 सर्गों में कौरवों पर विजय प्राप्ति हेतु अर्जुन का हिमालय पर्वत जाकर तपस्या करने किरातार्जुनीयम में मुख्यतः वीर रस का ही परिपाक दिखाई देता है। वीर रस के अतिरिक्त इसमें श्रृंगार तथा कुछ अन्य रसों का भी गौण रूप में वर्णन है। प्रश्न संख्या 76 देख लेते हैं। श्री हर्ष द्वारा रचित नेषधीय चरित्र में किस रीति की प्रधानता है? इसमें है वैदर्भी रीति की। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। श्री हर्ष द्वारा रचित नेषधीय चरित्र नामक महाकाव्य के कुल 22 सर्गों में नल दमयंती के प्रणय से लेकर परिणय विवाह तक का संगोपांग वर्णन है। नेषधीय चरित्र महाकाव्य में वैदर्भी रीति की प्रधानता के साथ साथ गौणी रीति का भी चमत्कार दिखाई पड़ता है। प्रश्न संख्या 77 देख लेते हैं। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। यह द्विगु समास। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास। प्रश्न संख्या 77 का व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी। पंचवटी शब्द में द्विगु समास होगा।
पंचवटी का समास विग्रह 5 वटों का समाहार होगा। इस शब्द के पूर्व पद पंच के संख्यावाची होने के कारण इसमें समाहार द्विगु समास होगा। बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, जबकि अवयवी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता एवं सामाजिक पद अव्यय होता है। जहां से इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। प्रश्न संख्या 78 देख लेते हैं। सुंदर है विहग, सुमन सुंदर मानव, तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? इसमें क्या है? अधिक पदत्व। प्रश्न संख्या 78 की थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। सुंदर है विहग, सुमन सुंदर मानव, तुम सबसे सुंदरतम, इस पंक्ति में अधिक पदत्व दोष है। जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए वह अधिक पदत्व दोष होता है। ऐसे अनावश्यक शब्दों को हटा देने से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, घटता नहीं। प्रश्न में प्रस्तुत की गई उपयुक्त पंक्ति में सुंदरतम शब्द का अर्थ सबसे सुंदर होता है, अतः सुंदरतम के पूर्व आया सबसे शब्द का प्रयोग अनावश्यक है, अर्थात सुंदरतम के पूर्व सबसे शब्द आने के कारण अधिक पदत्व का काव्य दोष हो गया। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। फाड़ी नखन शब आंतुड़िन, रुधिर मवाद निकारी, लेपति अपने मुखिनी में, हर्षि प्रेत गन्नारी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? भय है, जुगुप्सा है, विस्मय है या निर्वेद है? प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब है विभत्स रस। विभत्स रस का जो भाव होता है वो जुगुप्सा होता है। यह गलत दिया हुआ है यहाँ पर। व्याख्या देखते हैं इसकी। इन पंक्तियों में जुगुप्सा स्थायी भाव है, जुगुप्सा घृणा, विभत्स रस का स्थायी भाव है। प्रेत रूपी नारी शव को अपने नाखूनों से फाड़कर उसकी आंतड़ियों से निकले खून को अपने मुख पर लेपन कर रही है। यहाँ विभत्स रस की व्यंजना हो रही है। भय भयानक रस का, विस्मय अद्भुत रस का तथा निर्वेद शांत रस स्थायी भाव है। प्रश्न संख्या 80 देख लेते हैं। अज्यों तरियों न ही रहियों, श्रुति सेवक इक रंग में अलंकार है। कौन सा अलंकार? इसमें श्लेष अलंकार है। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। अज्यों तरियों न ही रहियो श्रुति सेवक की रंग, इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त हुआ हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उपयुक्त पंक्ति में तरियोना शब्द 2 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, अतः यहाँ श्लेष अलंकार का विधान है। प्रश्न संख्या 81 देख लेते हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, यह भरत मुनि। कौन है ये? भरत मुनि। व्याख्या देखते हैं थोड़ी सी। रस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं। अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नाटक के मूल तत्वों का विवेचन करते हुए भरत मुनि ने निम्नलिखित रस सूत्र दिया है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दरस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि के इस रस सूत्र की व्याख्या करते हुए भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद का, भट्टनायक ने भुक्तिवाद या भोगवाद का तथा आचार्य अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया। प्रश्न संख्या 82 देख लेते हैं। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दरस निष्पत्ति को प्रतिपादन किया। यह किया था भरत मुनि ने। इसकी अभी हमने व्याख्या देख ली है ऊपर। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। कुवलयानंद के रचयिता हैं, भामा हैं, दांडी हैं, पंडित राज जगन्नाथ हैं या अप्पय दीक्षित हैं? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है अप्पय दीक्षित। व्याख्या कुछ इस तरह है। कुवलयानंद तथा चित्रमीमांसा नामक ग्रंथ के रचयिता अप्पय दीक्षित हैं। आचार्य भामा द्वारा रचित ग्रंथ काव्य अलंकार है तथा आचार्य दंडी का ग्रंथ काव्य दर्श है। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर की रचना की। यहां से इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। दृग अरुजत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परिति गाढ़ दुर्जन ही दई नहीं, ये रीति है। यह रीति में कौन सा अलंकार है? यह असंगति अलंकार। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। कितने माने? 3 माने हैं आचार्य मम्मट ने। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य मम्मट, आचार्य भामा, आचार्य आनंदवर्धन, हेमचंद्र, पंडित राज जगन्नाथ आदि आचार्यों ने काव्य के 3 गुण माने हैं, जबकि भरत मुनि दांडी ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10, और आचार्य वामन ने 20 गुण बताए हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी यहां से मिल जाती है। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं
तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद है, वो है बरवे। कौन सा छंद है वो? बरवे। प्रश्न संख्या 86 की थोड़ी सी जो है व्याख्या देख लेते हैं। बरवे मात्रिक समछंद है। इसके विषम चरणों अर्थात प्रथम एवं तृतीय में 12-12 मात्राएं तथा सम चरणों अर्थात दूसरे और चौथे चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। मालिनी छंद में प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। यहाँ से इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। गद्य पद मिश्रित काव्य को कहते हैं, चंपू काव्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 87 की व्याख्या देख लेते हैं। गद्य और पद मिश्रित रचनाओं को चंपू काव्य कहते हैं। चंपू काव्य में वर्णात्मक अंश के लिए गद्य का प्रयोग एवं अर्थ गौरव वाले अंशों के लिए पद का प्रयोग किया जाता है। त्रिविक्रम भट्ट कृत नल चंपू और मदालसा चंपू, जैन कवि सोमदेव सूरी कृत यस्तलिक चंपू, भोजकृत रामायण चंपू, अनंत भट्ट कृत भारत चंपू आदि चंपू काव्य के प्रमुख उदाहरण हैं। यहाँ से इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। निर्वेद स्थायी भाव है, यह है शांत रस का। किसका है ये? शांत रस का। प्रश्न संख्या 88 की व्याख्या देख लेते हैं। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। और वीर रस का उत्साह, विभत्स रस का जुगुप्सा यानी घृणा, और अद्भुत रस का विस्मय। हास्य रस का स्थायी भाव विस्मय नहीं है, ये होता है हास। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? ये की गई है उत्तर रामचरितम। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। महाकवि भवभूति द्वारा विरचित 3 नाटकों में उत्तर रामचरितम में करुण रस की प्रधानता, महावीर चरित्र में वीर रस की तथा मालती माधव में श्रृंगार रस की प्रधानता है। 7 अंकों में निवृत्त भवभूति के अंतिम और सर्वोत्कृष्ट नाटक उत्तर रामचरितम वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की कथा पर आधारित करुण रस प्रधान नाटक है। प्रश्न संख्या 90 देख लेते हैं। नकांत मपी निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, ये अभिमत है। ये अभिमत है किसका है? आचार्य भामा का। किसका है ये? आचार्य भामा का। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कुछ इस तरह है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा का अभिमत है कि ना कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात अलंकार विहीन कविता उसी प्रकार शोभायमान नहीं होती जिस प्रकार किसी कामिनी का मुख आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता। अन्य अलंकारवादी आचार्य दांडी के अनुसार काव्य शोभा करान धर्माने अलंकाराने प्रक्षते, काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। हिंदी कवि आचार्य केशव दास ने भी लिखा है भूषण भिन्न विरजयी कविता वनिता मित्र। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। भाषा, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। इसका सही क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। प्रश्न संख्या 91 की थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास का सही क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसेनी, पश्चिम हिंदी तथा खड़ी बोली है। प्रश्न संख्या 92 देख लेते हैं। देवनागरी लिपि का विकास हुआ खरोष्ठी से, फारसी से या मराठी से या ब्राह्मी से? यह हुआ है ब्राह्मी से। व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी की देवनागरी लिपि का विकास 8वीं 9वीं शताब्दी में भारत की प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्रश्न संख्या 93 देख लेते हैं। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? यह पूर्वी हिंदी की बोली। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं। खड़ी बोली कोरवी, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी, बंगाली एवं कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, राजस्थानी हिंदी की तथा मैथिली, मगही, भोजपुरी, बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। ये व्याकरण, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्ह प्रयोग इनसे आए हैं। ये 94 क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ये सूची पत्र क्या है? पुल्लिंग शब्द है। सूची पत्र शब्द पुल्लिंग है, जबकि गंगा, संसद तथा किताब ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न संख्या 95 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है?
ये हमारा पराजय में क्या है, उपसर्ग है। पराजय शब्द जय शब्द के पूर्व परा उपसर्ग जोड़ने पर बना है। इसी प्रकार बने अन्य शब्द हैं पराक्रम, पराभाव, परामर्श, पराभूत आदि। लालिमा, कारीगर तथा दशक उपसर्ग रहित शब्द हैं। प्रश्न संख्या 56 देख लेते हैं। जो शब्द पर्यायवाची विलोम वाक्यांश के लिए एक शब्द वाक्य शुद्ध यहां से आए हैं। प्रश्न संख्या 96 है, निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। कवयित्री ये सही शब्द है। व्याख्या देख लेते हैं। कवयित्री शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इस स्त्रीलिंग शब्द का पुल्लिंग रूप कवि होता है। प्रश्न में दिए गए शेष तीनों शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 97 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्न में दिए गए चारों वाक्यों में श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ये वाक्य सही है। ज्ञातव्य है कि अनेक शब्द स्वयं में बहुवचन है, अतः इससे बनाया गया अनेकों शब्द अशुद्ध है। प्रथम वाक्य श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। अनेकों शब्द के प्रयोग के कारण यह वाक्य अशुद्ध है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है का शुद्ध वाक्य होगा बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है, अर्थात बंदूक अस्त्र होता है ना कि शस्त्र। प्रश्न संख्या 98 देख लेते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, परोक्ष। क्या हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द परोक्ष या अप्रत्यक्ष है। पक्ष शब्द का विलोम विपक्ष है। दृश्य शब्द का विलोम अदृश्य है। प्रश्न संख्या 99 देख लेते हैं। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है कौन सा है, उज्ज्वल। क्या है, उज्ज्वल। व्याख्या देख लेते हैं। वर्तनी की दृष्टि से उज्ज्वल शब्द शुद्ध है। उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद उत प्लस ज्वल, इन दोनों के बीच व्यंजन संधि होने पर उत के ते के स्थान पर ज आदेश होने पर उज्ज्वल शब्द बनता है। प्रश्न संख्या 100 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है, अंधकार है, अंधियारा है, अंधेरा है, रात है। यह है अंधकार। ये क्या है हमारे पास, तत्सम रूप है अंधकार। अंधेरा या अंधियारा तद्भव शब्दों का शुद्ध तत्सम रूप अंधकार है। इसी प्रकार तद्भव शब्द रात का तत्सम रूप रात्रि होगा। प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। ये कौन सा नहीं है, अमीय नहीं है। अमीय शब्द अमृत का पर्यायवाची है। कमल के पर्यायवाची शब्द अरविंद, सरसिज, शतदल, नीरज, पंकज, तोयज आदि हैं। प्रश्न संख्या 102 देख लेते हैं। आचार का विलोम शब्द है। आचार का है अनाचार। व्याख्या इस तरह है। आचार शब्द का विलोम विपरीतार्थक शब्द अनाचार होता है। प्रश्न संख्या 103 देख लेते हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है, उसको कहा जाता है अप्रत्याशित। व्याख्या इस तरह है। जिसकी आशा न की गई हो उसे एक शब्द में अप्रत्याशित कहा जाता है। जो संभव ना हो उसे असंभव कहते हैं। प्रश्न संख्या 104 देख लेते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। ये हो जाएगा अनुग्रहित। अनुग्रहित। ये तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अनुग्रहित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द अनुग्रहित होगा। प्रश्न संख्या 105 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। ये क्या नहीं है, प्रस्तर। व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तर शब्द पत्थर का तत्सम रूप है। निशान, ध्वज, झंडा, फरहरा, ध्वजा आदि पताका शब्द के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 106 देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर भी है, दिवाकर भी है, भास्कर भी है, अंशुमाली भी है। यहाँ पर चारों दिए गए हैं और चारों सही हैं। प्रश्न संख्या 107 देख लेते हैं। अभिग शब्द का विलोम है, ये अनभिग। व्याख्या देख लेते हैं। अभिग शब्द का विलोम या विपरीतार्थक शब्द अनभिग होता है। प्रश्न संख्या 108 देख लेते हैं। द्विज शब्द का अर्थ है ये इनमें से सभी। ब्राह्मण भी है, दांत भी है, पक्षी भी है, ये सभी होते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। द्विज शब्द अनेकार्थी शब्द हैं। इस शब्द के अर्थ पक्षी, दांत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा चंद्रमा हैं। प्रश्न संख्या 109 देख लेते हैं। मुहावरा एवं लोकोक्तियां। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है, यह है हमारा एक ही सहारा। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। अंधे की लकड़ी मुहावरे का तात्पर्य एकमात्र सहारा है। जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे। प्रश्न संख्या 110 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए।
यह है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली एक लोकोक्ति है। व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए प्रश्न विकल्पों में से कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली लोकोक्ति या कहावत है। शेष तीनों मुहावरे हैं। ज्ञातव्य है कि मुहावरे पूरा वाक्य नहीं होते और ना ही स्वतंत्र अस्तित्व होता है। मुहावरों का प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत ही हो सकता है, जबकि लोकोक्ति किसी कहानी या चिर सत्य के आधार पर बनी ऐसा वाक्य होती है जिसकी स्वतंत्र सत्ता होती है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली कहावत का अर्थ है उच्च और साधारण की क्या तुलना। प्रश्न संख्या 111 देख लेते हैं। 9 2 11 होने का अर्थ है भाग जाना। व्याख्या देख लेते हैं। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ भाग जाना होता है। एक अन्य मुहावरे चंपत हो जाने का अर्थ भी भाग जाना होता है। प्रश्न संख्या 112 देखते हैं। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। यह ओछे की प्रीत बालू की भीत। प्रश्न संख्या 112 की थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। ओछे की प्रीत बालू की भीत इस लोकोक्ति कहावत का भावार्थ है तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, अर्थात ऐसी मित्रता अकाल्पनिक होती है। अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ है अधूरा ज्ञान घमंड पैदा करता है। थोता चना बाजे घना लोकोक्ति का अर्थ अल्पज्ञानी हमेशा अपने ज्ञान की ढींग मारता है। प्रश्न संख्या 113 देख लेते हैं। कलई खुलना क्या होता है? ये भेद प्रकट करना। प्रश्न संख्या 113 की व्याख्या देख लेते हैं। कलई खुलना इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ भेद प्रकट होना है। दूध पानी अलग अलग होना इस मुहावरे का अर्थ सच्चाई का पता लगाना है। प्रश्न संख्या 114 देख लेते हैं जो संस्कृत साहित्य एवं उसका व्याकरण से है। सुआगतम में कौन सी संधि है? इसमें है यण संधि। कौन सी संधि है इसमें? यण संधि। प्रश्न संख्या 114 की व्याख्या देख लेते हैं। सु प्लस आगतम स्वागतम में यण संधि इको यणची है। यदि इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले ई बड़ी ऊ बड़ा ऊ तथा रसे ऋषि के पश्चात कोई असमान स्वर आता है तो ई बड़े ई के स्थान पर या एवं ऊ बड़ा ऊ के स्थान पर वा तथा रसे ऋषि के स्थान पर र हो जाता है। सुआगतम में छोटा ऊ के बाद असमान स्वर आ के आने से दोनों में संधि होने पर वा बनने से स्वागतम शब्द बनता है। प्रश्न संख्या 115 देख लेते हैं। व्रत यत्री में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? ये कौन सा नहीं आता? रघुवंशम व्रत यत्री में नहीं आता। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंशम महाकाव्य संस्कृत महाकाव्यों की व्रत त्रयी में सम्मिलित नहीं है। संस्कृत महाकाव्यों की व्रत त्रयी में भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम, श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित्रम और महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वधम नामक महाकाव्य शामिल हैं। प्रश्न संख्या 116 देख लेते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, माघ शिशुपाल वधम, भवभूति ये हो गया उत्तर रामचरितम और दांडिका हो गया दश कुमार रचितम। प्रश्न संख्या 116 की व्याख्या देख लेते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान इस प्रकार है। महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध नाट्य कृति अभिज्ञान शकुंतलम, महाकवि माघ द्वारा विरचित महाकाव्य शिशुपाल वधम, भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम और महाकवि दांडी द्वारा लिखा गया ग्रंथ दश कुमार चरितम है। प्रश्न संख्या 117 देख लेते हैं। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। ये हो जाएगा उत प्लस ज्वल। व्याख्या देख लेते हैं। उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद उत प्लस ज्वल होगा। इसमें व्यंजन संधि होगी। दो व्यंजन वर्णों ता प्लस जा के बीच संधि होने पर ता व्यंजन अपने बाद आने वालों जा व्यंजन में बदल जाएगा जिससे उज्ज्वल शब्द बन जाएगा। प्रश्न संख्या 118 है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लट लकार कहते हैं वर्तमान काल को और लोट लकार कहते हैं आज्ञार्थक वाक्य को और लग लकार कहते हैं भूतकाल को और लट लकार कहते हैं भविष्य काल को। प्रश्न संख्या 118 का थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। संस्कृत व्याकरण में धातु या क्रिया के कुल भेद 10 माने गए हैं। इन्हीं 10 भेदों को 10 लकार कहते हैं। इनमें लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञार्थक और लंग लकार भूतकाल तथा लट लकार भविष्य काल के क्रिया रूपों में आता है।
प्रश्न संख्या 119 देख लेते हैं। राम शब्द का तृतीय द्विवचन रूप है, यह रामाभ्याम। व्याख्या देख लेते हैं। राम शब्द के तृतीय विभक्ति द्विवचन में रामाभ्याम रूप बनेगा। तृतीय विभक्ति के एक वचन एवं बहुवचन में क्रम से रामेण एवं रामे रूप बनेंगे। रामान रामाने रूप द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में तथा रामभ्य चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में बनेगा। प्रश्न संख्या 120 देख लेते हैं। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? यह उपमा के लिए। व्याख्या देख लेते हैं। संस्कृत के महाकवि कालिदास उपमा अलंकार बेजोड़ प्रस्तुति के लिए प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदास का सबसे प्रिय अलंकार है। कालिदास द्वारा दी गई उपमाएं असाधारण, मनोरम और सर्वांगीण, व्यापक तथा कल्पना की पराकाष्ठा हैं। प्रश्न संख्या 121 देख लेते हैं। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है, यह जगते। क्या है? जगते। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन में जगते रूप बनता है। चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन एवं बहुवचन में क्रम से जगतभ्याम एवं जगतभ्य रूप बनेगा। जगते रूप पंचमी विभक्ति एवं षष्ठी विभक्ति दोनों के एक वचन में बनेगा। जगतो रूप षष्ठी एवं सप्तमी दोनों विभक्तियों के द्विवचन में बनेगा। जगदभ्य रूप चतुर्थी एवं पंचमी दोनों विभक्तियों के बहुवचन में बनता है। प्रश्न संख्या 122 देख लेते हैं। अक्रोह रूप है, यह क्रिया धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। अक्रो क्रिया धातु लंग लकार अंधतन भूत के मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। क्रिया धातु के मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन में रूप बनेंगे क्रम से अक्रोह, अकुरतम, अकुरत। प्रश्न संख्या 123 देख लेते हैं। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा। ये होगा मार्गम उभयते वृक्ष संति। प्रश्न संख्या 123 की व्याख्या देख लेते हैं। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद मार्गम उभयते वृक्ष संति होगा। अभयते दोनों तरफ, सर्वते सभी और, दिक धिक्कार, ऊपरिये परी ठीक ऊपर, अधो अधि ठीक नीचे आदि शब्दों का जिस शब्द के साथ संयोग होता उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। इसी नियम के अनुसार मार्ग के दोनों तरफ में द्वितीय विभक्ति हुई। प्रश्न संख्या 124 देख लेते हैं। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, यह होगा इति प्लस आदि, इत्यादि। प्रश्न संख्या 124 की व्याख्या देख लेते हैं। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद इति प्लस आदि होगा। यहाँ पर ई प्लस आ के बीच यण संधि होने पर ई प्लस आ के स्थान पर या आदेश होकर इत्यादि शब्द बना। यदि ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रैसे ऋषि रे के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो ई एवं ई को या, ऊ एवं बड़ा ऊ को वा, रैसे ऋषि को रा तथा रे को ले हो जाता है। इको यण ची। प्रश्न संख्या 125 देख लेते हैं। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है, यह है मत्या। प्रश्न संख्या 125 की व्याख्या देख लेते हैं। मति शब्द के षष्ठी विभक्ति एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन के रूप क्रम से मत्याय, मत्यो, मतिना में होंगे। मत्य रूप तृतीय विभक्ति एक वचन में, मत्य प्रथमा विभक्ति बहुवचन में तथा मते चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनेगा। प्यारे साथियों, इस तरह से हमने वर्ष 2005 का टीजीटी का पेपर सोल्व किया है व्याख्या सहित। आशा करता हूं आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और बहुत अच्छे से इसको लगाया भी होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। प्यारे साथियों, फिर मिलता हूं मैं इससे भी एक बेहतरीन और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।